हेलो दोस्तों, बैटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने आपको बताया था ओनली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 35.1 अमेंडेड इन 2003, नो इंटरप्रिटेशन। और मैंने अपेंडिक्स का सीरियल नंबर 2 बता के और कई चीज़ बता के मैंने बता दिया कि इन्होंने 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था रेगुलेशन में, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। 2003 में हुआ था और पीछे तक करना था। 2003 में जब अमेंडमेंट हुआ तो इसको 23 साल तो वहाँ से निकल गए, और बैक में यदि आप जोड़ोगे तो और 10 जोड़ दो, यानी 32-33 साल इन लोगों ने बिना इम्प्लीमेंट किए हुए हमारे अधिकारों को छीन लिया। दोस्तों, सवाल उठता है कि इन्हें कौन कौन से अधिकार छीने। तो खास करके जब भी कोर्ट में बहस होती है तो मौलिक अधिकारों की बात होती है। अब मौलिक अधिकार हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दे रखे हैं, और इसमें 12 और 13 तो उसका स्टेट्स का और लॉ का डेफिनेशन है, लेकिन 14 से लेकर के 32 तक प्योर आपके फंडामेंटल राइट है, और 32 में केवल और केवल वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है फंडामेंटल की। जब आप इनको पढ़ोगे तो कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं, ऐसी कुछ शक्तियां देते हैं, ऐसे कुछ राइट देते हैं, ऐसे कुछ फ्रीडम देते हैं जिससे आदमी सम्मान के साथ रह सके, समाज में रह सके, अपने घर में रह सके, महसूस कर सके अच्छा। अब इनने रेगुलेशन 35(1) को इम्प्लीमेंट न करके हमारे कौन कौन से अधिकार छीन लिए। अब इसको इम्प्लीमेंट करने वाले कौन है? बैंक, आईबीए, डीएफएस और ये दलाल यूनियन, क्योंकि हमारी ये पैसे से पली बड़ी है। अब आज हम बताएंगे आपको इनने कौन कौन से अधिकार छीन लिए। जनरली एक बात होती है, जब भी कोई बात होगी, असमानता की बात आती है, हम आर्टिकल 14 का जिक्र कर देते हैं। तो इन्होंने जो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी है छीन करके रख दी। कोई समानता नहीं है, मन मर्जी। और इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं स्वच्छंदता, मेरे मन की, जो मैं चाहूंगा वो होगा, इनको रोकती है ये। और ये अर्थ क्या निकलता है इसका? इफ सिमिलरली सिचुएटेड पेंशनर्स आर डिनाइड ए बेनिफिट रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल रेगुलेशन, आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेटरी नॉन इम्प्लीमेंटेशन में अट्रैक्ट आर्टिकल 14। मतलब जो एक जैसे ग्रुप के लोग हैं और उनको पेंशन के बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये आर्टिकल लग जाता है, आर्टिकल फंडामेंटल राइट का, और ये हम पर लगता है। दूसरा था आर्टिकल 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये तो सब कुछ छीन लेता है, छोड़ता ही कुछ नहीं है। ये आपके जीवन से संबंधित है। इवन आप सांस तक जो लेते हो ना, वो आर्टिकल 21 में आता है। पानी पीते हुए यहाँ आता है, खाना खाते हुए आता है, कपड़ा पहनते हुए यहाँ आता है, मेडिकल हेल्थ आती है आपकी, आती है सोशल सिक्योरिटी सब यहाँ आती है, प्राइवेसी आपकी यहाँ होती है। बहुत लंबा चौड़ा वाइड स्कोप है इसका। ये भी छीन लिया इन लोगों ने, यानी हमारा जीवन है, यापन, खाना पीना, दवाई भाई सारी छीन ली। आर्टिकल 21। लाइफ सांस लेना नहीं होता। जब आप लाइफ जीते हो तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, बैठ करके लिस्ट बना लेना, सब इसमें आती हैं, वो सब छीन लिया इन्होंने। यानी मेडिकल तक छीन लिया। डिग्निटी, जब पैसा ही नहीं है, इलाज नहीं करा पा रहे हो, कपड़े नहीं पहन रहे हो, डिग्निटी इसके बात की रहेगी, वो भी छीन ली। मीनिंगफुल सोशल सिक्योरिटी, और समाज में यदि रहना है तो सुरक्षा के साथ रहना है, और ये सुरक्षा में संविधान देता है, वो भी छीन ली। सार्थक सोशल सामाजिक सुरक्षा, वो भी छीन ली इनके नॉन इम्प्लीमेंटेशन में। कहते हैं पेंशनर इज ए पोस्ट रिटायरमेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, प्रोलॉन्ग्ड और आर्बिट्रेरी डेप्रिवेशन ऑफ ए लीगली ड्यू पेंशन
कैन बी एग्जामिन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिग्निटी इन लाइवलीहुड। नेक्स्ट इन्हें छीन लिया हमसे 300A, ये प्रॉपर्टी से संबंधित है। तो आपकी चाहे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे आपकी पेंशन हो, चाहे डेफर्ड वेजेज हो, चाहे आपका CPF हो, जो आपको ड्यू है वो आपकी प्रॉपर्टी है। पेंशन आपकी प्रॉपर्टी है और पेंशन में वृद्धि होना अपने वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। ये भी छीन ली, छीनते चले जा रहे हैं। जैसे होते ना, क्या नाम है, ऐसे लोग where pension arrears have legally accrued, deprivation of the monetary entitlement may engage Article 300A. The precise claim depends on whether the amount is an accrued entitlement or only a future revision. अब जो आपका अमाउंट है एक्रूड है या फ्यूचर रिवीजन है, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी में आते हैं। ये भी छीन लिया। उसके बाद रेगुलेशन 35(1) मेन स्तंभ है ये पेंशन अपडेशन का, जिसको ये 33 साल से नकार रहे हैं और कहते हैं कि देयर इज नो प्रोविजन। फंड कहां से आएगा? फंड तो हमारा है। ये जो स्लोगन, ये जो नरेटिव इन लोगों ने गढ़े, इसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। प्राइमरी रेगुलेटरी एंटाइटलमेंट, यानी हमें पेंशन अपडेशन का प्राइमरी है ये। कहते हैं द सेंट्रल प्रोविजन बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल आर स्टेटेड टू बी अपडेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब्ड अपेंडिक्स। नॉन इम्प्लीमेंटेशन इज देयरफॉर प्रिंसिपली ए रेगुलेटरी कंप्लायंस इश्यू। इन रेगुलेशन को लागू ही नहीं किया। लागू होता है इन पर, जैसे पूछा जा सकता है भैया बताइए आपने लागू क्यों नहीं किया। और यही है हमारा मेन प्रश्न। जो फंडामेंटल राइट हैं आर्टिकल 14, 21 और 300A, वो तो उनको तो इन्होंने किया ही है और वो आएगा भी। जब फैसला आएगा उसमें वही लिखा आएगा। लेकिन किसके कारण हुआ? इन्होंने 35(1) को जो अमेंड हुआ 2003 में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। और कितनी कितनी बड़ी समस्या हो गई, कितना कितना दुख हो गया। पहाड़ जैसी समस्या है पेंशनर्स के सामने। नेक्स्ट है इनके रेगुलेशन 56। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिडुअल प्रोविजंस है। जब भी आपको कोई डाउट होगा तो आप इसका सहारा लोगे। दोस्तों एक बड़ी स्पष्ट बात बताता हूं आपको मैं। यदि रेगुलेशन 35(1) नहीं होता तो आपका अपडेशन का क्या होता? तब भी आपके पास अपडेशन था और वो रेगुलेशन 56 कहता है। यदि अपडेशन की बात आती तो इंटरप्रेट करना पड़ता रेगुलेशन 56 को, जो कहता है कि यदि कोई आपको डाउट है कहीं भी तो आप CCS रूल 1972 का सहारा लोगे। अब वहाँ क्या होता है? वहाँ अपडेशन होता है। क्या वहाँ अपडेशन लिखित में है? नहीं है। तो यहाँ पर भी नहीं लिखित में नहीं है, यहाँ तो लिखित में है, लिखित में दे रखा है। यही इनसे गलती हो गई। ये तो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस मतलब लिखित में है, ये तो इम्प्लाइड नहीं है, लेकिन वहाँ तो इम्प्लाइड है। जब इम्प्लाइड अपडेशन होता तो ये रेगुलेशन 56 से मिलता, लेकिन वो मिलता केवल और केवल जब उसमें बहस होती और उसका इंटरप्रिटेशन होता। और इंटरप्रिटेशन जब होता तो स्वाभाविक सी बात है इसमें आपका आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 300 ये सारे आ जाते हैं। और उसके लिए चाहिए था धाकड़ वकील और लीगल इफेक्ट एट ए ग्लांस। अब इन सब का क्या असर पड़ता है एट ए ग्लांस? राइट 35(1) में आपका एंटाइटलमेंट है, राइट है आपका, हक है आपका वो, और इसको नहीं किया इन्होंने लागू। जब लागू नहीं करोगे क्या तो आर्टिकल 14 का हनन हो गया, यानी आर्बिट्रेरीनेस। आर्टिकल 21 का हनन हो गया, यानी डिग्निटी छीन ली इन लोगों ने, इज्जत ही छीन ली। और उसका आर्टिकल 300 क्या हो गया, जो हमारे एक्रीड ड्यूज थे, जो प्रॉपर्टी, उसको भी ले लिया। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि ओनली इम्प्लीमेंटेशन, नो इंटरप्रिटेशन। लेकिन जो नॉन इम्प्लीमेंटेशन है उससे नुकसान क्या क्या हो गए और कौन कौन से आर्टिकल और सेक्शन इस पर लागू होते हैं, जो हमें सोशल सिक्योरिटी भी देते हैं, अपने बेनिफिट देते हैं, एक्रूड ड्यूज भी देते हैं। और मुझे लगता है हमारे काफ़ी लोग आर्टिकल 14 का जिक्र करते रहते हैं, वो सारी बातें हैं, उनको सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो सिद्ध हो रहा है। केवल और केवल they have not implemented the regulation, as a result of which obligation that was there in the regulation was not fulfilled,
if there is any remedy of this particular defect, the remedy is only to is implementation of the regulation. और ये रेमेडी कौन देगा? कोर्ट, माननीय कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।